छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में भारत की खोज पूरक पाठ्य पुस्तिका से आज हम अध्याय 2 तलाश पढ़ेंगे। तलाश का पहला भाग है भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। जैसा कि आप जानते हैं, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी भारत की खोज पुस्तिका पढ़ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने भारत के अतीत से लेकर उस समय तक के बारे में पूरी जानकारी हमें देने की कोशिश की है उनकी लिखी हुई पुस्तक के माध्यम से, जिसका संक्षिप्त रूप हम पढ़ रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि वो भारत के बारे में और अधिक जानना चाहते थे और जो कुछ भी उनकी जानकारी थी उसके आधार पर उन्होंने यह पुस्तक लिखी। आखिर भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? इन सभी सवालों के जवाब उन्होंने तलाशने की कोशिश की है। भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। यहाँ पे नेहरू जी कहने जा रहे हैं कि उनकी नस नस में भारत बसा हुआ था। वे भारत को एक आलोचक के नज़रिए से इसलिए देख रहे थे ताकि वे उसकी गहराई तक जा सकें। ऐसा नहीं है कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें कोई कमी नहीं है और अगर कोई कमी है तो हम उसे अनदेखा करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, इसे आलोचक की तरह देखना शुरू किया ताकि ये जान सके कि बाहरी लोग उसे किस तरह से देखते हैं। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? वे स्वयं ही शंकित थे कि क्या वे भारत को अच्छी तरह जानते हैं। मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? यह देखिए, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। आपने अपनी इतिहास की पुस्तक में अवश्य ऐसा कुछ देखा होगा। चलिए जान लेते हैं आगे ये है क्या। मोहनजोदड़ो सभ्यता आपने देखी होंगे। मोहनजोदड़ो सभ्यता में किस तरह की गलियां होती थी, किस तरह की नालियां होती थी। उन्हीं में से मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है।
अर्थात मोहनजोदड़ो सभ्यता कितनी पुरानी बताई जाती है? लगभग 5000 वर्ष पहले की। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण यह है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक हो सकती है। जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ पे यह बताया गया है ठेठ भारतीयपन ने जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी वो उसमें क्या आपको देखने को मिलता था? भारतीय संस्कृति का पुट उसमें मिलता था। निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर, यानी भारतीय संस्कृति में परिवर्तन भी हुए और साथ ही साथ उसमें विकास भी होता रहा। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? तो यहाँ जो दिखाया गया है कि फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर से भी भारत का क्या रहा? आधार जुड़ा रहा। कहीं ना कहीं ये सारी संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति से प्रभावित भी हुई और इन पर भी उनका प्रभाव पड़ा और भारत पर भी उनका प्रभाव पड़ा। परंतु जो भारतीय संस्कृति थी उसका आधार बहुत ही मजबूत था। प्रभावित ज़रूर हुई, परंतु अपनी फिर भी उन्होंने क्या बना के रखी? नींव बना कर रखी। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने कई ऐसे यात्रियों के साथ यात्रा की जिनको भारत की संस्कृति या कहें कि एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर ऐसी कई जगहों पर वो यात्राएं करते गए। साथ में जो उनको यात्री मिले वे भी उन्हीं की तरह सभी देशों के बारे में, सभी देशों के अतीत के बारे में जानना चाहते थे। और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। यहाँ पे भारत की विशाल धरोहर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जो है चारों तरफ से एक विशाल देश है। कहीं पे पर्वत है तो कहीं पर क्या है? नदियाँ हैं। इंडस या सिंधु जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। यहाँ देखिए सिंधु नदी और दूसरे चित्र में ताजमहल के किनारे यमुना नदी। नीचे के चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह है ब्रह्मपुत्र नदी और अंतिम चित्र जो है यह चित्र है
गंगा का घाट। तो इन सब चित्रों में आपको हमारे देश की महान नदियाँ दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सिंधु नदी है उसी के आधार पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा था, इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र है, इन सब से बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो नेहरू जी ने इन 4 पवित्र और महान नदियों का यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। आपने भी अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं देखी होगी, जहाँ पे पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे जो भित्ति चित्र हैं, वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं, भित्ति चित्र हैं, दीवारों पे बने हुए चित्र, पुराने स्मारक जो हैं, पुराने जो अवशेष हैं, उन सब से आपको पता चलेगा कि भारत जो है वह कितना प्राचीन है, यहाँ पर कितनी महान यहाँ की धरोहर है, यह सब कुछ। तो यह सब किसने देखा था? नेहरू जी ने भी ये सारी इमारतें, जैसे दिल्ली और आगरा की खूबसूरत इमारतें, सबको देखा और यहाँ का हर एक पत्थर भारत की अतीत की कहानी उन्हें बता रहा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद यानी संख्या में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे यानी पूर्वज गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो की यानी यद्यपि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी यानी हैरानी होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। यानी वे अपनी यात्राओं के दौरान वे क्या कर रहे थे, पुरानी जो भी भारत की संस्कृति रही है, भारत की जो पुरानी इमारतें रही हैं, उन सब को देखना चाहते थे, उन्हें खंगालना चाहते थे, उनकी तह तक जाना चाह रहे थे। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे, अर्थात लोग साथ में रह के अपने सुख दुख बांटते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था।
बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। यहाँ पे सारनाथ का जो बुद्ध, जहाँ पर उनका बुद्ध का पहला उपदेश हुआ था, उस स्थान का, और बनारस और इलाहाबाद में जो भी पवित्र स्थान हैं आज भी जो यहाँ उपस्थित हैं या कहूँ कि मौजूद हैं, उनके बारे में भी चर्चा की गई है। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। अर्थात जैसे जैसे जगहों का वे दौरा कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, वैसे वैसे नेहरू जी को पूरे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही थी। उतार चढ़ाव, किसी की जीत तो किसी राजा की पराजय, फिर उसके बाद कौन सा शासक आया, कौन कौन सी इमारतें हुई, वे सारी जानकारियाँ उन्हें मिलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यानी विलक्षणता यानी कुछ अनोखापन, कुछ अलग दिखाई देता है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था, यानी जो भारतीय संस्कृति थी, उस संस्कृति का लोगों पर प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। तो यह हमारा दूसरे अध्याय का पहला भाग आज हमने पढ़ा। अगला भाग हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।